नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 2024 में जो हुआ था उसके पेपर फर्स्ट पे चर्चा करने वाले हैं। कुल 75 क्वेश्चन हम कर चुके थे और बाकी बचे हुए हैं, तो उनको आज हम जानेंगे कि इनका सही आंसर क्या दिया है। आज तो मैं आरपीएससी ने जो आंसर की दिए उसके हिसाब से ही करवा रहा हूँ। आरपीएससी ने जो आंसर की दी है उसके हिसाब से ही मैं करवा रहा हूँ। जो आंसर की आई है उसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन गलत हैं, कुछ पेपर सेकंड के हैं, कुछ फर्स्ट पेपर है उसके भी आंसर गलत दे रखे हैं। तो जो मेरे संपर्क में हैं प्रूफ जुटाकर उनको ऑब्जेक्शन लगवाने का कार्य है वो किया जा रहा है। अगर आपको भी कोई लगता है कि ये डाउटफुल है और अभी ध्यान में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं कि कितने नंबर क्वेश्चन है वो डाउटफुल है, तो उस पर हम ऑब्जेक्शन लगवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 76 नंबर की एक प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष संपर्क और अंतःक्रिया के द्वारा दूसरे की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाता है। यानी कोई एक व्यक्ति जब दूसरे के संपर्क में आता है तो उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाता है। तो मैं क्या कर रहा हूं? दूसरे समूह की संस्कृति को, परंपराओं को ग्रहण कर रहा हूं। किसके? दूसरे के। तो इसे क्या बोलते हैं? पर संस्कृति ग्रहण। क्या बोलते हैं? पर संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृति करण। सामंजस्य स्थापित करना होता है, विविधताओं के होते हुए भी सामंजस्य स्थापित करना। इसके लिए क्या होता है? सहप्रयास होता है। ये क्या होता है? प्रयास होता है। ये ऑटोमेटिक होता है, प्रयास रहित होता है। इसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की बातें वो हो जाती है। समायोजन भी सामंजस्य से ही जुड़ा हुआ है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पर संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृतिकरण कहेंगे। वैसे ज्यादा उचित होता पर संस्कृति ग्रहण। और ये भी ठीक है, वह प्रक्रिया जिससे हम दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करते हैं वो पर संस्कृतिकरण कहलाता है। तो बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तो सभी प्रकार के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है। किसने सोपानिक व्यवस्था को गुणात्मक सिद्धांत और अंतःक्रिया सिद्धांत के रूप में स्पष्ट किया? किसने सोपानिक व्यवस्था को गुणात्मक सिद्धांत और अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के रूप में स्पष्ट किया है? तो किन के द्वारा किया गया? ये मैकिम मेरियट के द्वारा किया गया है। नेसफील्ड तो बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने तो व्यवसायिकता की बात है वो कही थी। कहीं आंध्र बिते भी इस प्रकार की बातें हैं वो उन्होंने कही है, लेकिन ज़्यादा है वो मैकिम मेरियट ने कही है और आरपीएस ने मैकिम मेरियट को ही सही माना है। 78 नंबर है कि कौन मानता है कि बेरोजगारी अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है? बेरोजगारी अधिक उत्पादन के कारण होती है। बेरोजगारी का कारण क्या है? अति उत्पादन या अति पूंजीवादी अवस्था। अति पूंजीवादी अवस्था है। तो ऐसा कौन मानता है? शास्त्रीय सिद्धांत, हार्वर्ड के संप्रदाय, कैम्ब्रिज। तो इसमें माना है नवशास्त्रीय संप्रदाय। नवशास्त्रीय संप्रदाय, न्यू क्लासिकल जो स्कूल है वो ऐसा मानता है कि बेरोजगारी अधिक उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है। 79 है, मैक्स वेबर के अनुसार एक औद्योगिक समाज में निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता रहती है? तो मुख्य रूप से मैक्स वेबर ने, वैसे इन्होंने 4 प्रकार की क्रियाओं की बात कही थी। जो आगे क्वेश्चन आता भी है उसका भी आंसर आरपीएससी ने गलत दिया है, उस पे जब आएंगे तब हम चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से क्या है? 2 प्रकार की क्रिया होती है। क्या होती है? मुख्य रूप से 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। एक लक्ष्य उन्मुख क्रियाएं और एक मूल्य उन्मुख क्रियाएं। तो इस प्रकार के जो औद्योगिक समाज होते हैं, आधुनिक समाज होते हैं, उनमें लक्ष्य उन्मुख तार्किक क्रिया होती है। उनमें परंपरागत नहीं होती है, भावनात्मक नहीं होती है, परंपरागत नहीं होती है। उनमें क्या होती है? लक्ष्य एवं मूल्य उन्मुख तार्किक क्रिया होती है। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसका बिल्कुल राइट है। आगे है 80 नंबर, कौन सा एक इंडियन सोशियोलॉजी
रिफ्लेक्शन एंड इंटरपेक्शन पुस्तक का लेखक है। इनमें से कौन सा है? जो इंडियन सोशियोलॉजी पर पुस्तक है वो लिखता है। तो इसके राइटर कौन है? टी के ओमन एवं पी एन मुखर्जी। टी के ओमन एवं पी एन मुखर्जी। अगर आपने अपने नोट्स के अंदर इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, इन फ्यूचर किसी एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। क्योंकि हम क्या है कि जो क्लासिकल थिंकर हैं उनकी पुस्तकें तो अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, लेकिन जो नए थिंकर्स हैं इनकी पुस्तकें हमें नहीं पता है। तो जैसे जैसे पुस्तकों का पता चले नोट करते जाइए। आगे है, सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार का उल्लेख जे.एच. फिशर के द्वारा नहीं किया गया? जे.एच. फिशर के द्वारा नहीं किया गया। तो इन्होंने कई जोड़े बताए हैं, कई जोड़े इनके द्वारा बताए गए हैं। वैसे सब अलग अलग है। ये किन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, सामूहिक एवं संस्थागत सामाजिक नियंत्रण, सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। तो इन तीन की चर्चा तो फिशर के द्वारा की गई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात है वो जे.एच. फिशर के द्वारा नहीं की गई है। तो सामाजिक नियंत्रण है, उसके जो वर्गीकरण है वो काफी सारे हैं। किम्बाल यंग का आ जाता है, सकारात्मक नकारात्मक वाला आ जाता है, फिर मैकाइवर का भी आ जाता है, और बहुत सारे सामाजिक नियंत्रण के प्रकार हैं। तो वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आगे है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामाजिक क्रिया की चर्चा टालकट पार्सन्स के द्वारा नहीं की गई है? टालकट पार्सन्स ने जो सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण किया है उसमें से कौन सी क्रिया इन्होंने बताई? इन्होंने 3 प्रकार की क्रियाएं बताई। कितने प्रकार की क्रियाएं बताई? 3 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की चर्चा इनके द्वारा की गई है। तो इन चारों में से 3 तो की गई है और एक ऐसी है जो इनके द्वारा जिसका वर्णन है वो नहीं किया गया। अभिव्यक्ति मूलक, नैतिक क्रिया, उद्देश्यपूर्ण, कार्यात्मक क्रिया, इन तीनों का वर्णन किया गया है। मूल्योन्मुख क्रिया का वर्णन है वो नहीं किया गया। अब आगे पहले आ चुका है या आगे आने वाला है। एक था कि मैक्स वेबर की जो सामाजिक क्रिया की अवधारणा है उसमें किसने संशोधन किया? उस डेफिनेशन को या उस वर्गीकरण को किसने दोबारा से विश्लेषित किया है? तो उनमें एक नाम टालकट पार्सन्स का भी आता है, एक नाम टालकट पार्सन्स का भी आता है। मैक्स वेबर की क्रिया सिद्धांत पर इन्होंने, अगर हम इनकी तुलना करेंगे क्रिया सिद्धांत के रूप में, तो मैक्स वेबर का पहले नाम आता है, फिर प्रेटो का नाम आता है, फिर पार्सन्स का नाम आ जाता है, फिर हेबरमास का आ जाता है। इन चारों को हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कोई और ऑप्शन में दे रखा था, अब उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसका भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है कि पार्सन्स ने भी सामाजिक क्रिया की चर्चा की है और दोनों में अंतर है। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया और पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत में अंतर है। आगे है, एक भोजन उत्पादक परिवार एवं वे परिवार जो इन परिवारों को वस्तु और सेवाएं सप्लाई करते हैं का मध्य क्या संबंध पाया जाता है? तो वो तो क्या पाया जाता है? भारत के अंदर उसको बोलते हैं द जजमानी सिस्टम, हिंदू जजमानी सिस्टम, जजमानी संबंध है क्या है। आगे है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्रियों को मिथकों के एक विध्वंसक के रूप में विवेचित किया है? तो इसमें वैसे तो जो आता है मिथकों पे जो चर्चा की थी वो लेवी स्ट्रास का नाम प्रमुख आता है। मिथकों पे जो चर्चा की थी लेवी स्ट्रॉस का नाम आता है, लेकिन यहां ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में लेवी स्ट्रॉस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आरपीएससी के द्वारा माना गया है वो माना गया है नॉर्बर्ट इलियास, नॉर्बर्ट इलियास। अब इस प्रकार के काफी टफ क्वेश्चन भी आए हैं,
जो आज तक मैंने कभी किसी किताब में नहीं देखे। किसी भी किताब में मैंने इनको नहीं देखा। तो किसी ने तुक्का लगाया तो सही हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी ने पढ़ा होगा, कोई अपवाद स्वरूप किसी ने पढ़ लिया होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ा गया है किसी के द्वारा। कोई भी सामाजिक इकाई जो दो व्यक्तियों के एक समूह से लेकर एक जटिल समाज तक सामाजिक व्यवस्था है, ये कथन किनका है? ये किनका बताया गया है? आरपीसी ने इसे स्टीवन कोल के द्वारा बताया गया है। तो ये कथन वाले, स्टेटमेंट वाले काफी टफ रहते हैं और स्टीवन कोल के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है। तो हमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो डेफिनेशन है उनको देखना पड़ेगा। डेफिनेशन याद नहीं रहती है। जैसे ऑब्जेक्शन की बात आती है तो डेफिनेशन याद नहीं रहती है, कुछ कीवर्ड्स याद रहते हैं और पर्टिकुलर डेफिनेशन देखनी है, स्टेटमेंट देखना है, तो हमें वहां से उस चीज को देखना पड़ेगा बहुत गौर से, फिर जाकर ये होता है। तो ये प्रक्रिया भी ऑब्जेक्शन वाली चल रही है। कुछ के लगवाए हैं ऑब्जेक्शन जितना मुझसे पॉसिबल हो सका, और कुछ के अभी ढूंढने के प्रूफ है वो प्रयास है वो जारी है। 87 है कि किसका मत है कि वसानुगत करिश्मा के विकास का क्लासिकल केस भारत में जाति का है। वसानुगत का जो विकास है उसका एग्जाम्पल भारत में जाति का है, भारत में जाति से है। तो ये किसने कहा? ये कहा है मैक्स वेबर ने। किसने कहा? मैक्स वेबर ने दुनिया के 6 बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने वसानुगतता की बात कही थी, जिसके कारण नवाचार है वो कम होता है, नवीनता नहीं होती है, वो परंपरागत होते हैं। और कैथोलिक भी परंपरागत था, लेकिन उससे जब प्रोटेस्टेंट संप्रदाय निकला तो वो आधुनिक था, वो परंपरागत नहीं था। इस वजह से पूंजीवाद का विकास हुआ। तो मैक्स वेबर इसका सही आंसर है। आगे है 88, इनमें से परार्थवादी आत्महत्या के इमाइल दुर्खिम द्वारा विवेचित प्रकारों का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा की है। मुझे लगता है कि याद आ रहा है कि 3 प्रकार इन्होंने बताए थे। 3 प्रकार इन्होंने बताए थे। ऐच्छिक परार्थवादी आत्महत्या, चरम और अपरिहार्य, और भाग्यवादी परार्थवादी आत्महत्या का वर्णन इमाइल दुर्खिम के द्वारा नहीं दिया गया है। तो काफी डीपली, हम पहले तो ये पढ़ते थे कि भाग्यवादी परार्थवादी, अब ये पूछ लिया गया है कि इसका वर्गीकरण क्या है। अभी मैंने देखा नहीं, इसका करवाया तो था मैंने, परार्थवादी आत्महत्या के प्रकार है वो करवाए थे, तो उनमें ये 3 है, ये तीसरा नहीं है, भाग्यवादी परार्थवादी आत्महत्या। आगे है, निम्नलिखित में से ब्रिटानी शासन के दौरान नगरीय क्षेत्रों में किस वर्ग का उल्लेख A.R. देसाई के द्वारा नहीं किया गया? A.R. देसाई ने द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में इन्होंने नगरीय समुदायों का भी अध्ययन है वो किया है। तो इनमें से किसका एक उल्लेख है वो A.R. देसाई के द्वारा नहीं किया गया? उद्योग, परिवहन एवं खानों से संबद्ध आधुनिक श्रमिक वर्ग, अर्ध व्यवसायियों का, पूंजीपतियों, औद्योगिक, ये सबसे उच्च वर्ग इन्होंने माना था। लेकिन व्यापारियों और महाजनों से निर्मित मध्यम वर्ग का वर्णन है वो A.R. देसाई के द्वारा नहीं किया गया है। ये आरपीएससी के द्वारा ए ऑप्शन इसका सही माना गया है। 90 का मैक्स वेबर का कार्य नहीं है। तो यहां से पता चल जाता है कि सोशियोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ किनका है? गोफमैन का। किनका है? सॉरी, गोफमैन का नहीं है, गोफमैन का अलग है, इसका देखना पड़ेगा, अभी नाम याद नहीं आ रहा। इनका भी अलग राइटर है, ये नहीं है, वो तो सेल्फ प्रेसिडेंट का प्रस्तुतिकरण दिन प्रतिदिन के जीवन में वो है। बाकी ये ओरिजिन एंड चाइना, रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ चाइना, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये ही मतलब इसके वॉल्यूम ही मान सकते हैं। इनको जो धर्म का
समाजशास्त्र दिया था, 6 धर्मों का किया था, तो ये सबसे पहले हुआ। उसके बाद में 1904-05 के अंदर हुआ, फिर 1900 लगभग 1916 के अंदर इन्होंने रिलीजन ऑफ चाइना और रिलीजन ऑफ इंडिया, और इनका प्रयास और भी था, जो 6 धर्म था उनकी इस प्रकार से 6 वॉल्यूम निकालना, लेकिन उनका प्रयास है वो अधूरा रहा, पूर्ण नहीं हो सका। आगे है पीवी हार्टन एवं सीएल हंट। हार्ट एवं हंट ने विचलन के निम्नलिखित में से किस प्रकार का उल्लेख है वो नहीं किया है? तो किसका नहीं किया है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण का नहीं किया है। किसका? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विचलन का नहीं किया है, बाकी सब इनके द्वारा किया गया है। आगे है किसके द्वारा कहा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का विस्तार है? सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का विस्तार है, बिल्कुल राइट है। ऐसा कहा किसने है? ये जे.एच. फिचर के द्वारा कहा गया है। तो हमें इनकी भी, टोनीज की और हम मर्टन की डेफिनेशन को तो काफी लेते हैं। विलियम जेम्स ने समाजीकरण की बात और सामाजिक नियंत्रण की बात है वो कही है, लेकिन ये कथन है वो किनका है? जे.एच. फिचर का है। तो इनका एक ही तरीका है कि हम नोट करते जाएं इनको जब भी मिले, और अगर हम याद कर सकें, इनको समझ सकें तो अच्छी बात है, नहीं समझ सके तो कुछ चीज़ें रटनी पड़ेगी। और रट हम कैसे सकते हैं? जब बार बार हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन हो जाती है। तो अब हमने समाजीकरण की, सामाजिक नियंत्रण की 5-5, 6-6 डेफिनेशन की है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं की, तो अब इसको अपने नोट्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा। विलियम वाइजर ने उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव के अपने अध्ययन में कितनी जातियों को सम्मिलित किया है? तो कितनी जातियों को किया है? 24 जातीय का है वो इन्होंने इसको सम्मिलित किया है। विलियम वाइजर ने करीमपुर गांव के अंदर जो अपना जजमानी प्रथा का अध्ययन किया था, सबसे पहले जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले विचारक कौन थे? विलियम वाइजर थे। कौन थे? विलियम वाइजर थे। आगे है समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया, संबंधों, दशाओं, परिणामों का अध्ययन है, ऐसा किसके द्वारा माना गया है? तो ये मॉरिस जिन्सबर्ग की है। ये डेफिनेशन किनकी है? मॉरिस जिन्सबर्ग की है। ये कल ही ऐप पे जो क्लास लगाई थी उसमें मैंने बताया था कि समाजशास्त्र की हम डेफिनेशन देख रहे थे, तो ये डेफिनेशन आई थी। आगे है 95 नंबर, गिलीन एवं गिलीन, जेएल और जेपी गिलीन। ज्यादातर क्या आता है? गिलीन एवं गिलीन के अनुसार भीड़ एवं श्रोता किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? तो भीड़ क्या होती है? थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इनमें। भीड़ क्या होती है कि भीड़ का एक केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? एक केंद्र बिंदु होता है, और ये आकस्मिक होती है। क्या होती है? भीड़ होती है वो आकस्मिक होती है। जैसे ही कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गेम खिलाने वाला आ गया, जैसे दिखाते हैं ना, सर्कस दिखाते हैं या कुछ और दिखाते हैं, तो तुरंत जैसे ही कोई एक्सीडेंट हो गया उसके चारों तरफ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसे क्या कहते हैं? उसे भीड़ कहते हैं। तो अब इस प्रकार की भीड़ क्या होती है? जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई घायल हो गया, चारों तरफ लोग इकट्ठे हैं, एम्बुलेंस आती है और उस जिस घायल व्यक्ति है उसको वहां से ले जाती है, और भीड़ छंट जाती है। थोड़ी सी देर की होती है, कई बार भीड़ हिंसक भी हो जाती है, वो अलग बात है। तो ये क्या होती है? स्तर नहीं होती है, इसका कोई सांस्कृतिक समूह नहीं होता है, ये क्षेत्रीय समूह नहीं है, ये क्या है? अस्त्र समूह है। क्या है ये? अस्त्र समूह है। तो इसमें गिलीन और गिलीन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही हम इसका आंसर कर सकते हैं। आगे है संस्कृति एक जटिल समग्रता है जिसमें हमारे सोचने, कार्य करने के तरीके हैं, और समाज के सदस्य के रूप में हमारे पास ये है। तो ये डेफिनेशन तो हम बहुत पढ़ चुके हैं। किनकी है? बीरस्टीड की है। किनकी है? बीरस्टीड की है। ये डेफिनेशन तो बहुत पढ़ी है हमने, और कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है।
97 नंबर है कि किसका मत है कि सामाजिकृत व्यक्ति सदैव समाज के साथ दोहरे संबंध में संलग्न होता है और इसके अंतर्गत सम्मिलित रहता है, परंतु साथ ही उसके विरुद्ध खड़ा रहता है सामाजिकृत व्यक्ति। तो ऐसा किनका मानना है, ऐसा किनका मानना है? तो ऐसा जॉर्ज सिमेल का मानना है। किनका मानना है? जॉर्ज सिमेल का ऐसा मानना है। आगे है 98 नंबर कि मार्क्स की वैचारिकी के साथ रचना सहबद्ध नहीं है। तो मार्क्स की जो वैचारिकी है, मार्क्स के साथ ट्रेजरी रही है। क्या रही है? ट्रेजरी रही है। क्या रही है? कि उनको अपने देश से निकाला गया। जब दूसरे देश में शरण ली तब उसको निकाला गया, फिर इन्होंने तीसरे देश में जाकर है वो शरण है वो ली। तो सबसे पहले जर्मन आ जाता है, फिर फ्रांसीसी आ जाता है, फिर इटली आ जाता है। इन 3 देशों में ये रहे, लास्ट में ब्रिटेन के अंदर इनको शरण है वो मिली इनके क्रांतिकारी विचारों की वजह से, लेकिन ये इटली में नहीं गए। तो इटली के साथ इनका वैचारिकी संबंध है वो नहीं रहा है। आगे है किस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन नहीं है? किस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन नहीं है? तो कम्युनलिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक है वो अमर्त्य सेन नहीं है, बाकी सब अमर्त्य सेन की पुस्तक है। अब इसमें क्या होता है कि अमर्त्य सेन सिलेबस में नहीं है, इस वजह से हमने अमर्त्य सेन की 1-2 पुस्तकें जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ी, लेकिन हमने अमर्त्य सेन की सभी पुस्तकें नहीं पढ़ी। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा टफ रहता है। बस इतना हो सकता है कि ये पुस्तक ध्यान में हो किसी को तो वो तो आंसर दे सकता है, बाकी मुश्किल है। अगर ये सिलेबस में डाल देते अमर्त्य सेन को, तब पढ़ लेते, तब आसानी से हम इसका आंसर दे पाते। तो इस प्रकार की चीजें जब पेपर बनाते हैं तो ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या सिलेबस में वो थिंकर है। अगर नहीं है तो उनकी पुस्तकों के बारे में ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। आगे है कौन सा नियामक संस्था का भाग नहीं है? नियामक संस्था का भाग है वो नहीं है, तो प्रतिरक्षण संस्थाएं इसका भाग नहीं है, बाकी सब इसके भाग है वो माने गए हैं। अभिव्यंजनात्मक संस्थाएं, नैतिक संस्थाएं और साधन संस्थाएं। आगे है परिवार के प्रकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? परिवारों का जो वर्गीकरण है उनमें से इनमें से कौन सा एक वर्गीकरण है वो सही नहीं है? तो बर्गसेन लोक ने संस्थागत और सहचारिता परिवार की बात है वो कही है। जिबरमैन ने आणविक परिवार, ग्रस्त परिवार की बात है वो कही है। तो ये 2 तो मुझे याद आ रहे हैं। कापड़िया का वर्गीकरण भी नहीं पढ़ा इतना ज्यादा, और ये तो इनका है ही नहीं, ये इनका नहीं है, सॉरी इनका भी नहीं पढ़ा है, केपी चट्टोपाध्याय का नहीं पढ़ा है, इन दोनों का नहीं पढ़ा है। तो आरपीएससी का सही आंसर है बी कि ये वर्गीकरण है प्रभव विज्ञान, प्रजनन विज्ञान, सॉरी परिवार और संस्था परिवार। ये किसी वेस्टर्न थिंकर का दिया हुआ वर्गीकरण है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा किन का ये वर्गीकरण है, गौर से पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। आगे मोपला क्या है? तो मोपला केरल के अंदर एक पारिवारिक समुदाय है। तो क्या हो जाएगा? ये केरल के अंदर इस्लाम धर्म के भीतर मातृवंशीय समुदाय है, मातृवंशीय समुदाय है। तो मोपला विद्रोह बहुत प्रसिद्ध रहा है। मोपला विद्रोह ये केरल के अंदर किया गया था। तो ये एक निम्न श्रेणी या कह सकते हैं आर्थिक रूप से निम्न स्तरीय समुदाय है मोपला, और इस्लाम को मानने वाला है। आगे है 103 एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार का प्रतिमान है जिससे उससे आशा की जाती है। तो ये डेफिनेशन किनकी है? तो ये लुंडबर्ग की डेफिनेशन है। किनकी? लुंडबर्ग की डेफिनेशन है। आगे है
निम्नलिखित बहस की कौन सी लाइन अमर्त्य सेन के चिंतन में सम्मिलित नहीं है जब वे भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विषय में संशय का परीक्षण करते हैं? तो इसीलिए मैंने कहा था कि अमर्त्य सेन सिलेबस में नहीं है, फिर भी उनको दे दिया गया, तो इस प्रकार के आंसर देना थोड़ा टफ रहता है। तो कौन सी लाइन अमर्त्य सेन के चिंतन में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें इन्होंने माना है आधुनिक आलोचना। आधुनिक आलोचना मुझे भी इसका नहीं पता, क्योंकि अमर्त्य सेन को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन आजकल काफी क्वेश्चन है वो अमर्त्य सेन से पूछे जाने लगे हैं, तो इनको हमें डीप पढ़ना पड़ेगा। इन फ्यूचर अमर्त्य सेन की क्लास है वो यूट्यूब पे जरूर करवाएंगे। ये हो गए, इसके अलावा योगेंद्र सिंह हो गए, 2-3 ऐसे थिंकर हैं जो किसी सिलेबस में नहीं आते हैं, लेकिन आजकल इनसे संबंधित काफी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आगे, कल्याणकारी पूंजीवाद की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? कल्याणकारी पूंजीवाद की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा दी गई है। जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा दी गई है। फ्रांसीसी बेकन पहले हो जाते हैं, मार्क्स पहले आ जाते हैं, तो इसके बाद में इन्होंने यह अवधारणा प्रस्तुत की है। आगे है, प्लेटो ने किस वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मान्यता दी है? प्लेटो ने किन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मान्यता दी है? तो किन को दी है? तार्किक प्रयोगात्मक। किन की दी है? तार्किक प्रयोगात्मक विधि की मान्यता ये देते हैं कि जो प्रयोग करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? तार्किक प्रयोगात्मक विधि होनी चाहिए। समाजशास्त्र में यही होता है, और कहा कि समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनुष्य एक प्राणी है जिसका अस्तित्व है विवेदों, अर्थात उसके दिमाग और धारणाओं तथा उससे जो पूर्ववर्ती है के विभेदों के मध्य प्रोत्साहित होता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये मार्क्स का कथन है। ये किसका है? मार्क्स का कथन है। आगे है, जाति आधारित समाज से वर्ग आधारित समाज में परिवर्तन की अवधारणा को किसने खारिज किया? किसने खारिज किया? के.एल. शर्मा ने। किसने खारिज किया? के.एल. शर्मा के द्वारा ये खारिज किया गया है। आंद्रे बिते ने भी जाति और वर्ग पर काफी कुछ लिखा है, और एक अभी कथन मुझे क्या था इनका, जाति और वर्ग का शायद समर्थन किया था, खारिज नहीं किया था कि जाति है वो वर्गों में बदल रही या नहीं बदल रही। तो ये के.एल. शर्मा के द्वारा खारिज किया गया है। आरपीएस ने ऐसा माना है। आंद्रे बितेई का भी देखना पड़ेगा, मुझे अभी याद आ रहा है, जाति और वर्ग पे उन्होंने एक टिप्पणी की थी, वो यही थी या इसके विपरीत थी? आगे है 109, इस इमाइल दुर्खिम द्वारा विवेचित आत्महत्या के 3 प्रकार वस्तुत्व आत्महत्या के प्रकार नहीं है, वे सामाजिक संरचना के प्रकार हैं जो आत्महत्या की उच्च दर को उत्पन्न करते हैं। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो ऐसा एंथनी गिडेंस के द्वारा कहा गया है। आगे है 110, के.एम. कपाड़िया के द्वारा किए गए अध्ययन में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त एवं एकांकी परिवारों का अनुपात क्या है? इनका अनुपात क्या है? तो अब इसमें ये समान अनुपात माना गया, समान अनुपात माना गया है के.एम. कपाड़िया के द्वारा जो अध्ययन किए गए थे। बाकी मुख्य रूप से ए.आर. देसाई, आई.पी. देसाई, इनका मुख्य क्या था? आई.पी. देसाई का ये अध्ययन था। आई.पी. देसाई है महुआ केंद्र जो इन्होंने किया था, तो वो इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ कपाड़िया का पूछ लिया तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है। तो संयुक्त परिवार का अनुपात है वो समान है। आगे है 111, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बाहरी व्यक्ति अप्रवासी या अधीनस्थ समूह स्थानीय स्तर पर प्रभुत्व समूह में अविभाजित रूप से एकीकृत हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? यानी कोई बाहरी समूह आता है, जैसे अब इसमें अलग अलग होता है, एक गांव है, एक समुदाय है। ये इस समुदाय के अंदर क्या होता है कि अमूमन
कोई एक परिवार आके रहने लगता है, एक परिवार आकर रहने लगता है, तो वो क्या करता है कि इससे परसंस्कृति ग्रहण करता है। संपर्क में आएगा तो परसंस्कृति ग्रहण करेगा, परसंस्कृति ग्रहण करेगा। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो और ज्यादा उसकी संस्कृति में विलीन हो जाता है। जैसे कि राजपूत होता, मैं कई जगह देखता हूं, जैसे मेरे गांव की बात कहूं तो 4-5 परिवार है वो राजपूतों के मेरे गांव में आए, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज छोड़ दी, लेकिन उन्हें अपना पहनावा नहीं छोड़ा। आज भी वो अपना पहनावा बनाए रखते हैं। तो ये परसंस्कृति ग्रहण है, ये परसंस्कृति ग्रहण है। लेकिन अगर ये सब कुछ अपना त्याग दे, इनका पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, कुछ भी उनमें अंतर ना बचे, ना पहनावे में, ना खान पान में, ना संस्कृति में, तो उसे कहते हैं आत्मसात्करण। क्या कहते हैं उसे? आत्मसात्करण कहते हैं। इसे एकीकरण में क्या होता है कि एक हो जाते हैं लेकिन विविधता बनी रहती है। तो अनुकूलन, एकीकरण, प्रसंस्कृति ग्रहण, विसंस्कृति ग्रहण, इस प्रकार के कई है थियरीज जो सामाजिक परिवर्तन वाले टॉपिक में आते हैं। तो आज 111 ही करवा रहा हूँ। एक क्लास और होगी जिसमें बचे हुए 40-39 जो क्वेश्चन है उनको हल हम करेंगे। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।